हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के लिए आपका सुपर टेट जूनियर 2021 का हिस्ट्री का टॉपिक जो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। उसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो था आपका इतिहास जानने के स्रोत, उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में से आप उसे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति और छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत। ठीक है, भारत के प्रारंभिक राज्य कौन से हैं, इनको आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस करते चलेंगे, साथ साथ आप क्वेश्चन टॉपिक्स को नोट करते चलिए जो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, और क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगर किसी के समकालीन नहीं थी तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही ऑप्शन है इसका दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। इन्होंने सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल जो थे, इनके निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और साथ ही साथ आपको बताते चलें, जो दास बनर्जी हैं, आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी, इन्होंने 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हो गए कि ये जो है आर.डी. राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सही ऑप्शन हमारा होता है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक उपयुक्त नाम जो था वो था हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसीलिए सिंधु सभ्यता का एक ये बड़ा नगर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये हमने अभी आपको बताया, सन 1921 में हुई थी। ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, ऑप्शन हमारा सही होता है ए, हड़प्पा सबसे पुराना शहर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। और किस नदी के तट पर की थी? रावी नदी के तट पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, रावी नदी के तट पर इसकी खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है पंजाब, किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। रोपड़ की खोज जो थी किसने की थी? रोपड़ स्थान की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की स्थान की खोज की थी। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है अब। ठीक है, चलिए यहाँ से आप एक कब्रिस्तान मिला था जिसमें मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। जो रोपड़ है पंजाब सतलज नदी के किनारे, यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, लोहा। वे लोहे से परिचित नहीं थे। इनकी सभ्यता जो थी काश्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, कथन है इसमें ए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन दूसरा है आपका, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है, डी ऑप्शन ए गलत है आर सही है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो चुके हैं और उत्खनन के दौरान वो प्रकट हुए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है मुख्य रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें इन तीनों में यज्ञ का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद में जो है आपके तांत्रिक और जो आप देख सकते हैं कि इसमें यज्ञ का वर्णन नहीं है, इसमें भूत प्रेत तांत्रिक वगैरह इन सब का इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए इसको त्रयी वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सही ऑप्शन आंसर कीजिए जल्दी से। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, इंद्र। इंद्र के लिए इसमें पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए पुरंदर का क्या अर्थ होता है? पुरंदर का क्या अर्थ होता है? पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला, किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12, गायत्री मंत्र देवी सावित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? देवी सावित्र का किसमें? ऋग्वेद का किस में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये ध्यान रखिए, सवित्र जो है वो देवी है और सवित देवता, सवित देवता को कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, गायत्री वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। नोट करते चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। विश्वामित्र ऋषि ने इसकी रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किससे संबंधित है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा सही होता है बौद्धों से। त्रिपिटक का संबंध जो है वो बौद्ध से है। इसमें आपके विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम पिटक है। ठीक है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीवन से संबंधित घटनाएं हैं वो विनय पिटक में होती हैं और जो आपके धर्म से संबंधित घटनाएं हैं, धर्म विचार वगैरह जिनको प्रकट किया है वो अभिधम में किया गया है। और सूत पिटक में, जल्दी से बताइए, सूत पिटक में किसका वर्णन किया गया है? सूत पिटक में सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट करते चलिए साथ साथ। ठीक है, विनय पिटक पूछा जाता है, दैनिक जीवन संबंधी जो नियमों का वर्णन किया गया है किसमें है? वो विनय पिटक में किया गया है। और सूत पिटक में सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और अभिधम पिटक में धर्म का इसमें धार्मिक विवेचन किया गया है। अभिधम पिटक के 7 भाग हैं। ठीक है, इसके भाग भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, 7 भाग हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, पाली। पाली भाषा में जो है इन पिटकों की रचना की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा है? गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन हमारा सही होता है सुबुद्ध। सुबुद्ध जो था, ये गौतम बुद्ध जो अपने शिष्य जो थे, इनके सुनहार चंद नामक शिष्य था एक सुनहार, उसके यहाँ पर पावा में ठहरे थे। वहाँ उन्होंने जो एक सूकर माव नामक एक भोज्य सामग्री ग्रहण की थी और उसको खाने के बाद ये कुशीनगर चले गए थे और वहाँ पर इनकी बुद्ध की 563 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है, इन्होंने जो अपना आखिरी जो शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, वो इन्होंने अपने सुबुद्ध को दी थी। ठीक है, इस प्रकार दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन हुआ? सुबुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर पाली। ठीक है, बौद्ध के आरंभ में जो जनसाधारण भाषा थी वो पाली भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। ऑप्शन 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ऑप्शन 3, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न माना था। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, तीनों ही सही थे। उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ऑप्शन 2, गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है?
यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ बनारस के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने की थी और जो इसके उपाध्यक्ष थे वो थे आशु घोष। याद रखिए, आपसे उपाध्यक्ष भी पूछ सकते हैं, इसके उपाध्यक्ष थे आशु घोष थे। ठीक है, इस संगीति में एक विभाषा शास्त्र की रचना की गई थी। नवक ग्रंथ की इसमें रचना की गई थी। इसके बाद से बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, चलिए, और इसी के शासनकाल में, कनिष्क का जो शासनकाल हुआ था बौद्ध संगीति में, इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म किसके उसमें बटा था शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्बौद्ध संगीति में वो 2 भागों में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1-2 को सुमेलित कीजिए। केवलिन क्या है? पूर्ण, जिन, इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर, अपरिमित पराक्रमी, निग्रंथ क्या है? बंधन रहित। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, केवलिन, पूर्ण ज्ञानी, जिन, इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर, अपरिमित पराक्रमी, निग्रंथ, बंधन रहित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप सबने पढ़ा भी होगा पहले। महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है? गृह त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्त की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश और महान परिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1 2 3 4 सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ये आपके जनपद से रिलेटेड 16 जनपद जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ये आपके महाजनपद है और राजधानी, इनका मिलान किसकी राजधानी कौन सी है? सही आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें हमारी गांधार की जो राजधानी है कौन सी है? वो गांधार की राजधानी तक्षशिला है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, वत्स की राजधानी आपकी कौशाम्बी है और कौशल की राजधानी श्रावस्ती होगी। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु को कहा गया है उसको क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। ये जो पिता हंता वंश इसको कहा गया है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी जो थी, इनकी राजधानी थी राजगृह। राजगृह इस वंश की राजधानी थी। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जो था या आपका कह सकते हैं बिंबिसार, दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। उज्जैन का प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका या अवंती कह सकते हैं। अवंती प्राचीन नाम है। ये पश्चिमी भारत का एक जनपद है, पश्चिमी भारत का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक था महापद्नंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? ये है आपकी अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उल्लेखित है। चलिए अगला क्वेश्चन 27। किसे सैन्य, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, बिंबिसार को। बिंबिसार को सैन्य यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने इतिहास में पहली बार स्थायी सेना रखी, इसी कारण इसे सैन्य कहा जाता है। ठीक है, अपने सबसे पहली बार हाथी का जो प्रयोग भी सेना में बिंबिसार ने ही
किया था। ऑप्शन हमारा सही होता है ए। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन हमारा सही होता है ए। बिंबिसार के शासनकाल में जैन और बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए थे। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन थे जितने थे। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। 16 महाजनपद को देखते हैं। 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत में विभिन्न जनपदों में विभक्ता बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसे षोडश महाजनपद कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। जैन धर्म जो है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हमने अब ये क्वेश्चन किया था इस तरीके का, जिसमें आपको बताया था कि आपसे इसमें राजधानी पूछी जा सकती है। जनपद देकर राजधानी का मिलान करवाया जाता है। इसमें क्वेश्चन, काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की चंपानगरी, मगध की राजगृह, मल की एक भाग कुशीनगर और दूसरा भाग पावापुरी। ठीक है। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। चेदी की शक्ति शुक्तिमती। अगला है वत्स की राजधानी कौन सी? कौशाम्बी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की आही छत्र और कामपिल्य है। ठीक है। अश्मक की राजधानी पोटली या पोतन है। मत्स्य की राजधानी विराटनगरी। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक और अवंती की राजधानी उज्जैनी महिष्मती। तो ये हैं आपके 16 महाजनपद, जिनमें से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो थे यहाँ पर सिलेक्टेड थे और सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और जो जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं उनको आप साथ साथ नोट करते चलिए और साथ साथ इनको रिवाइज कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन आंसर कैसे लगे इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।